हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक मलेशियन हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है खुराफत। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 एंड दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय श्यामसुल यूसुफ और उन्होंने ही इस फिल्म में लीड कैरेक्टर भी प्ले किया है। तो ये कहानी है जोहान की। वो एक हॉस्पिटल में मेडिकल असिस्टेंट का काम करता है और शहर में अपनी पत्नी आयशा के साथ रहता है। न्यूली मैरिड है वो लोग, लेकिन उनके जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है। शादी के बाद से ही उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उन लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका ही नहीं मिल रहा। भले ही जोहान की माँ और बहन उनके साथ शहर में नहीं रहते, वो लोग अभी भी गांव में ही रहते हैं, मगर वो लोग भी आशा से काफी इम्प्रेस्ड है। क्यों ना हो, आशा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी भी है। साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी बिलोंग करती है। वो लोग शहर में जिस घर में रहते हैं वो घर उसके पिता ने ही गिफ्ट किया है। इसके अलावा भी उन्होंने जोहान को अपने कंपनी में ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर शादी के तुरंत बाद अचानक से जोहान की माँ बीमार पड़ गई, तो उनका ख्याल रखने जोहान और आयशा को भी गांव जाना पड़ा। आयशा ने बहुत ही प्यार से अपनी सास की देखभाल की और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी तबीयत ठीक होने लगी। जोहान की छुट्टी खत्म होने वाली थी तो उसे लौटना था, मगर लौटने से पहले वो गांव के इमाम से मिलने जाता है। वहां पर और भी कई सारे लोग थे, सभी मिलकर अल्लाह का नाम ले रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, मगर जोहान वो जैसे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। वो किसी तरह से वहां पर कुछ समय बिताकर घर लौटने लगता है। काफी रात हो चुकी थी, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चलते चलते जब वो अपने घर के बिल्कुल पास आ गया था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, किसी लड़की की। वो इधर उधर देखता है, मगर आसपास उसे कहीं भी कोई भी नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च लाइट फ्लैश करता है, उसे दूर एक लड़की दिखाई देती है जिसके पूरे बदन से खून टपक रहा था। ऑब्वियसली ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक शैतानी रूह है जो पिछले कुछ दिनों से जोहान को हॉन्ट कर रही है और यही उसकी परेशानी की वजह है। जोहान को ये रूह हर तरफ दिखाई देती है, किसी भी वक्त कहीं से भी आ जाती है, जिसके एक झलक से ही किसी की भी रूह कांप उठेगी। उसे हमेशा अपने आसपास सहन करना जोहान के लिए और पॉसिबल नहीं हो रहा था। मगर इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी न जाने क्यों जोहान इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कह रहा था। वो अगर चाहता तो इमाम से इस बारे में बात कर सकता था, मगर शायद जोहान खुद अभी तक श्योर नहीं है उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सब सिर्फ उसका भ्रम है या फिर सच में किसी ने उस पर काला जादू किया है। उसी रात जब वो लोग सो रहे थे तब ये रूह जोहान को नहीं आयशा को हॉन्ट करती है। मतलब ये कोई भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। आयशा जोहान से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है ये कोई बुरा सपना है, मगर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रूह उनसे किसी चीज का बदला लेना चाहती है, मगर क्यों और इसके पीछे कौन है? इसका जवाब क्या हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा हिंट्स अगले सीन में ही मिल जाता है, जब हमें ऐना के बारे में पता चलता है। ऐना मतलब जोहान की एक्स गर्लफ्रेंड। शादी से पहले जोहान ऐना के साथ एक रिलेशनशिप में था। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐना जोहान से पागलों की तरह प्यार करती थी, मगर धीरे धीरे उनके बीच डिस्टेंस और डिफरेंसेस पैदा होने लगी। ऐना हमेशा से एक आउटगोइंग, पार्टी लवर, सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी। उसके इसी नेचर का जोहान भी दीवाना था। मगर जब वो लोग डेटिंग करने लगे, जोहान धीरे धीरे पोसेसिव होने लगा। हर रोज पार्टी, दूसरे लड़कों के साथ मिलना जुलना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने कई बार ऐना को रोकने की कोशिश की। ऐना प्रॉमिस भी की थी वो बदल जाएगी, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। इवेंचुअली जोहान उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि ऐना जैसी लड़की को वो गर्लफ्रेंड तो बना सकता है मगर बीवी नहीं। शादी के लिए उसे आशा जैसी सुशील लड़की चाहिए थी। ब्रेकअप के बाद जोहान बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। आयशा से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मगर ऐना के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे पता है जोहान अभी किसी और का पति है, मगर फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो जोहान को वापस पाना चाहती थी एट एनी कॉस्ट। उधर हम देखते हैं जोहान आयशा को लेकर शहर वापस आ चुका है। अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, मगर वो रूह उनके पीछे पीछे यहाँ पर भी पहुंच चुकी है। एक दिन जब वो मॉर्ग में काम कर रहा था, उसके साथ एक बहुत ही डरावना हादसा होता है। उसे एक लाश की रिपोर्ट लिखनी थी, तो वो उस लाश को लॉकर से बाहर निकालता है, चेक करता है, फिर से अंदर डालकर लॉक कर देता है और उसके बाद रिपोर्ट लिखने लगता है। लेकिन काम खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है वो लाश अभी भी बाहर ही है।
वो फिर से लॉकर को बंद करता है, मगर उसी वक्त उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। जोहान किसी तरह से खुद को संभाल तो लेता है और ऐसे हादसों से वो धीरे धीरे यूज्ड टू भी होने लगा था, मगर वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। वो जिस हॉस्पिटल में काम करता है वहाँ पर एक एज्ड लेडी स्वीपर है और वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। जोहान ने कई बार नोटिस किया है वो लेडी उसे चोरी छुपे फॉलो करती है। पहले वो इन सब बातों में उतना ध्यान नहीं देता था, मगर आजकल वो जोहान को खाना भी बना कर देती है। जोहान उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो रिफ्यूज नहीं कर पाता, लेकिन क्या ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं है? उसने कई बार सोचा है वो उस लेडी से पूछेगा वो ये सब क्यों करती है, मगर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। कोइंसिडेंटली इस लेडी के साथ मुलाकात होने के बाद से ही उसके साथ ये सब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई थी। एक तरफ जोहान और आयशा बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी, शादी, परिवार सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ एना जोहान को वापस पाने की जिद कर बैठी थी। वो हॉस्पिटल में भी जोहान से मिलने गई थी, मगर जोहान उसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करता है। इसके बाद भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड जूरा उसे समझ ही नहीं पा रही थी वो एना क्यों उसके पीछे इतना पागल हो रही है। जोहान बार बार उसे डिनाई कर रहा है और एना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भूलकर उससे भीख मांग रही है। वैसे भी उन लोगों का कभी कोई मैच था ही नहीं। कहाँ एना एक रिच, एजुकेटेड, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली लड़की और कहाँ जोहान एक मामूली मेडिकल असिस्टेंट। एना को उससे कई ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है बहुत इजीली, लेकिन एना को जैसे उसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जोरा के 1000 बार मना करने के बावजूद एना एक रात जोहान से मिलने उसके घर जाती है। ऑलरेडी वो रूह के वजह से जोहान और आयशा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो लोग हमेशा डरे डरे रहते थे, रात भर सो नहीं पाते थे और अभी एना डायरेक्टली उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। उसे देखकर जोहान बहुत नाराज हो जाता है और बातों बातों में उसे आयशा के सामने ही थप्पड़ भी मारता है। इसी बीच गांव में जोहान की मां की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना था। उनके ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट उसी हॉस्पिटल में किया जाता है जहां पर जोहान काम करता है। रात बहुत हो चुकी थी। जोहान डिसाइड करता है वो आज अपने माँ के पास ही रुकेगा, तो वो आयशा को घर वापस भेज देता है। मगर आयशा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है उस पर शैतानी रूह हमला कर देती है। इतने दिनों में जो कुछ भी हो रहा था उन्हें लगा था ये रूह उन्हें बस डराने की कोशिश कर रही है, मगर आज ये रूह काफी वायलेंट थी। उसने आयशा को मारने की कोशिश भी की, मगर जोहान उसे सेव कर लेता है। आयशा बिल्कुल श्योर है इस सब के पीछे एना है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उनसे बदला लेना चाहती है, जो उनके मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड क्लियरली शी हेट्स आयशा। मगर जोहान की सोच कुछ अलग है। उसे भी लगता है ये कोई काला जादू है, लेकिन इसके पीछे एना है ये वो नहीं मानता। ही इज ऑलमोस्ट 100% श्योर एना ये सब नहीं कर सकती। वो जोहान को किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर सकती। वो लोग इस बात को लेकर बहस कर ही रहे थे। उसी वक्त जोहान को जोरा का कॉल मिलता है और वो कहती है एना एक साइको की तरह बिहेव कर रही है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उसके पास एक चाकू भी है। जोहान उसी वक्त आयशा को लेकर ही एना के घर की तरफ भागता है। कुछ ही समय में वो लोग पहुंच जाते हैं, मगर तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। एना समझ चुकी थी उसे जोहान वापस नहीं मिल सकता, तो वो अपनी जिंदगी खत्म करने की डिसाइड कर चुकी थी। जोहान बाहर से उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है दरवाजा खोलने के लिए, मगर तब तक एना चाकू से अपने आप को कई बार स्टैब कर चुकी थी। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती, जोहान दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और एना की हालत देखकर वो खुद भी डर जाता है। उसके हाथ और घुटनों पे गहरा घाव था जहां से बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। वो सेंसलेस हो चुकी थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मगर जोहान नहीं जाता क्योंकि उसे अपने माँ का भी ख्याल रखना है। आयशा को घर पहुंचाकर जोहान हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। अपने माँ के साथ कुछ वक्त बिताता है, मगर वहां भी उसे उस रूह से मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आयशा का सामना उस रूह से हुआ है, हर बार वो काफी अग्रेसिव थी, लेकिन जोहान के प्रति उस रूह का लगाव कुछ अलग था। ये रूह जो कुछ भी थी, वो जैसे अपने आप को जोहान से अटैच करने की कोशिश कर रही थी। जोहान घर वापस आ जाता है। आयशा सो चुकी थी, तो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए जोहान ड्राइंग रूम में ही सो जाता है, मगर आजकल शायद वो रूह उसके सपने में भी आने लगी थी। बुरा सपना देखकर उसकी नींद टूट जाती है और उसकी नजर जाती है विंडोज के तरफ। विंडोज खुली हुई थी और वो देखता है बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है। ध्यान देने पर वो समझ जाता है ये वही एज्ड लेडी है जो उसे खाना बनाकर देती थी। इतने रात गए वो यहाँ पर क्या कर रही है? जोहान भागकर बाहर जाता है, मगर तब तक वो लेडी वहां से जा चुकी थी। नेचुरली जोहान को बहुत ज्यादा शक होता है।
तो वो नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले उस लेडी को ढूंढने लगता है, मगर वो लेडी उस दिन आई नहीं थी। तो फाइल से उनका एड्रेस निकालकर जोहान उसी वक्त उनके घर जाता है और तब उसे पता चलता है वो लेडी उसे फॉलो करती थी जस्ट बिकॉज शी केयर्स फॉर हिम। उसे जोहान की परवाह है। असल में उनका एक बेटा था कमाल, जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया था, लेकिन उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद वो जिस दिन पहली बार जोहान को देखा था उसे लगा था वो अपने बेटे को ही देख रही है, क्योंकि जोहान बिल्कुल कमाल की तरह दिखता है। वो जोहान को एक फोटो भी दिखाती है जो सबूत था वो सच कह रही है, इसीलिए वो कभी कभी उसे अपना बेटा समझकर खाना भी खिलाती थी। मगर इस लेडी के पास एक स्पेशल पावर भी है, वो नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकती है और वो पिछले कई दिनों से ये फील कर रही है जोहान के आसपास एक काला साया मौजूद है, समथिंग एविल, समथिंग सिनिस्टर। इसीलिए वो उस पर और ज़्यादा नज़र रख रही थी। वो जोहान को वार्न करती है ये फोर्स दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है और तुम्हारे करीब आ रही है। अगर तुमने कभी भी किसी के प्रति कुछ भी गलत किया है तो इमीडिएटली उससे माफ़ी मांग लो। जोहान उनके घर से डायरेक्टली एना के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अन्याय तो एना के साथ ही किया है। भले ही वो श्योर है एना कोई भी ब्लैक मैजिक अप्लाई नहीं कर सकती, मगर शायद उसके गलतियों के वजह से ही ये नेगेटिव फोर्स उसे चेस कर रही है। उसे रिपेंट करना ही होगा as soon as possible। लेकिन उसे माफी मांगने का कोई भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि घर पहुंचकर वो देखता है एना की मौत हो चुकी है। उसने सुसाइड कर ली। उसकी लाश बहुत ही अजीब हालत में थी। देखकर ऐसा लग रहा था उसने अपना सारा गुस्सा अपने शरीर पे निकाला है। शरीर पे बहुत सारे घाव थे और हर एक घाव काफी गहरा था। जोहान पुलिस को बुलाता है। एना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आयशा भी वहां पर पहुंच चुकी थी, मगर जोहान खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जोहान हिस्टेरिकल हो रहा था। वो इस सब के लिए अपने आप को दोष दे रहा था। ना वो एना से ब्रेकअप करता, ना ये सब होता। नेक्स्ट डे एना को मॉर्ग में शिफ्ट किया जाता है। उसका पिता नहीं है और उसकी माँ बीमार है, शहर से काफी दूर रहती है, तो उनके लिए यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। तो जोहान डिसाइड करता है वो ही एना को अपने माँ के पास ले जाएगा, जहाँ पर उसे प्रॉपर फ्यूनरल मिल सकता है। रात में वो हॉस्पिटल में ही रुक जाता है और काम खत्म होने के बाद वो मॉर्ग में जाता है लास्ट टाइम एना को देखने और माफी मांगने। मगर इस बार भी उसके साथ कुछ अनयूजुअल होता है। अचानक से लाइट ऑफ हो जाता है, दरवाजा लॉक्ड हो जाता है और स्ट्रेचर से एना की लाश गायब हो जाती है। फिर से वही सब कुछ। जोहान बहुत ज्यादा डर गया था और वो भागने की कोशिश भी करता है, मगर अचानक से एना उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। जोहान आंखें बंद करके सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहा था। शायद उसके प्रेयर में दम था। कुछ ही मिनट्स में लाइट्स फिर से ऑन हो जाता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट डे काम खत्म करने के बाद जोहान और उसका एक दोस्त एना की लाश को एक कॉफिन में डालकर उसके गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ता लंबा था। वो लोग नेक्स्ट डे सुबह पहुंचने वाले थे, मगर ये सफर बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला था। जोहान मन ही मन तैयार था, मगर उसका दोस्त उसे इस सब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक जंगल के पास से जाते वक्त उनके गाड़ी में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। रेडियो में गाना बज रहा था। अचानक से वो बंद हो जाता है और जोहान को कॉफिन के अंदर फिर से वही रूह दिखाई देती है जो उसे ही देख रही थी। वो चुपचाप सिर्फ प्रेयर कर रहा था। उसने अपने दोस्त से भी कुछ नहीं कहा, मगर उसे देखकर ही उसका दोस्त समझ चुका था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो उससे बात करने उसके तरफ मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके तरफ देखता है उसे जोहान की जगह वो शैतानी रूह दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। गाड़ी का कंट्रोल लूज कर देता है और वो गाड़ी जाकर डायरेक्टली खाई में गिरती है। कुछ मोमेंट के लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। आखिरकार जब जोहान का सेंस लौटता है तो वो देखता है उसका दोस्त मर चुका है। उसकी हालत भी खराब है, माथे से खून बह रहा है, मगर उसे अभी भी अपनी जिम्मेदारी याद है। वो एना की लाश को लेकर जंगल के अंदर दफनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस हालत में उसे कहीं और ले जाना पॉसिबल नहीं है। मगर कुछ दूर जाते ही उसके हाथ से वो लाश फिसल कर नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं वो रूह फिर से उसे हॉन्ट करने लगी है। सच में इस बार वो काफी पास आ चुकी है और पहले से भी ज्यादा विजिबल है। जोहान हेल्पलेसली रोने लगता है। वो अल्लाह से बार बार माफी मांगता है, एना से माफी मांगता है और वो अपने आप से कहता है एना की सफरिंग की वजह सिर्फ वो है। समझ नहीं आ रहा था वो इतना क्यों गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि उसके पास ब्रेकअप करने का वैलिड पॉइंट था। मगर इसी वक्त हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है उसके और उसकी पत्नी आयशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, एना के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उस सब का कारण जोहान खुद है। असल में कुछ साल पहले जब उसने पहली बार एना को एक क्लब में देखा था तो उसे पहली नज़र में ही वो पसंद आ गई थी।
वो एना को अप्रोच भी किया था, मगर एना डायरेक्टली उसे रिफ्यूज की थी। नॉट ओनली दैट, सबके सामने उसे इंसल्ट भी की थी। एना के इस बर्ताव से जोहान को बहुत बुरा लगा था और उसने एना को पाने के लिए ब्लैक मैजिक की मदद ली। उसने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उसके मदद से एक सौदा किया शैतान से। उसे एना तो मिल जाएगी जो उसे बेपनाह मोहब्बत करेगी, मगर एक ही कंडीशन है, उसे हर हालत में एना का साथ देना होगा। वो कभी भी एना को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर किसी भी हालत में उसने एना का साथ नहीं दिया तो उसकी जिंदगी और एना की जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी से एना की आत्मा को कंट्रोल शैतान करेगा। अगर कभी भी जोहान उसे छोड़ना चाहा तब भी ये शैतान उसे नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा के लिए उसका पीछा करेगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ ही रहेगा। मतलब इसीलिए एना जैसे खूबसूरत, मॉडर्न और एजुकेटेड लड़की जोहान के लिए इतना डिस्परेट हो रही थी, क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं थी। इनिशियली सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जोहान एना को जीतकर बहुत खुश था, मगर धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे एना को देखकर ही इरिटेशन होने लगा था और फाइनली उसके लिए एना का साथ निभाना इम्पॉसिबल हो गया। उसने तो ब्रेकअप कर लिया, मगर अभी भी वो शैतान उसका पीछा कर रहा है। उसने एना को तो मार ही डाला और अभी शायद जोहान को वो नहीं छोड़ेगा। जोहान एना से माफी मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं है। अभी सिर्फ रिपेंटेंस ही उसे बचा सकता है। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे फाइनली मुक्ति मिल ही गई। कुछ देर वेट करने के बाद जोहान को एक गाड़ी से लिफ्ट मिल जाता है और वो घर वापस आ जाता है, मगर घर वापस आने के बाद ही उसे और एक झटका लगता है। वो बाहर से देखता है घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दरवाजे पर एक कॉफिन भी रखा हुआ है। उसे लगता है शायद उसकी माँ गुजर गई है। वो भागकर ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाके वो देखता है उसकी माँ तो जिंदा है। और इसके बाद जैसे ही उसकी नजर उस लाश के तरफ जाती है, उसका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि ये लाश और किसी की नहीं, उसकी खुद की है। असल में उसे पता ही नहीं चला, मगर उसी एक्सीडेंट में ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए उसे उस शैतान से आज़ादी मिल गई, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें एना का साथ देना होगा। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगा, मगर इस रियलिटी के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से कितने सारे लोगों को भुगतना पड़ा। एना जो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसे ना चाहते हुए भी सुसाइड करना पड़ा। आयशा भी विधवा हो गई और उसकी माँ, उन्हें तो शायद सबसे ज़्यादा दुख मिला, मगर जो उसने शुरू किया था ख़त्म तो उसे ही करना था। भले ही उसकी ज़िंदगी अधूरी रह गई, मगर जिसे सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है जोहान के मौत के साथ। इसके बाद आयशा को कोई भी रूह डिस्टर्ब नहीं करेगी, कभी भी नहीं। वो फ्री हो चुकी है। ये फिल्म मेरे लिए एक थ्रिलर है विद सम जंप स्केयर्स, मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है इस फिल्म की ट्विस्ट। इससे पहले भी मैंने श्यामसी यूसुफ की मुनाफिक देखी थी, वहां पर भी बहुत ही अच्छी प्लॉट ट्विस्ट थी। बट द नेगेटिव पॉइंट इज इस फिल्म में कुछ सीन्स इतना डार्क है, जैसे वो जंगल वाला, वो मॉर्ग वाला कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। एनीवेज, इट्स अ गुड फिल्म, वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। टाटा।